नमस्कार, मैं हूं दीपक चौरसिया। जो कहूँगा सच कहूँगा में आज हम आपको एक ऐसी हस्ती से मिलवा रहे हैं जो हर विधाओं के एक्सपर्ट हैं, जाने माने वकील, सांसद, राष्ट्रीय प्रवक्ता कांग्रेस के और साथ ही साथ अब लीगल और ह्यूमन राइट्स सेल के अध्यक्ष, और अब जुड़ गए हैं वो कांग्रेस की पूरी चुनावी मैनेजमेंट से। जी हाँ, कांग्रेस ने बना लिया है अपनी तरफ से एक वॉर रूम, क्योंकि चुनाव सबसे बड़ी प्रजातंत्र की लड़ाई होता है। प्रजातंत्र में चुनाव 5 साल में एक बार आते हैं। और अभिषेक मनु संघवी जी मेरे साथ हैं। मनु संघवी जी, आपका स्वागत है। धन्यवाद। एक बड़े लाइटर नोट से बात शुरू करूंगा। वकीलों के बारे में कहा जाता है कि कोर्ट में आधा सच बोलते हैं, तो चूंकि हमारा कार्यक्रम है जो कहूँगा सच कहूँगा, तो मैं ये मानूंगा कि आप पूरा सच कहेंगे आज। सच के सिवा कुछ नहीं कहूँगा। और ये भी याद रहे आपको कि वकील एक ऐसी कौम है जो अपने ऊपर सबसे सरलता से और आसानी से हंसने की हैसियत भी रखती है। तो मैं समझता हूँ अच्छी बात है। और वकीलों के ऊपर कई ऐसी मजाक हैं जो वकील खुद पहले सुनाते हैं अच्छे से। अभिषेक जी, लेकिन अब सीरियस बात अगर राजनीति की जाए तो आपको नहीं लगता कांग्रेस अपने एलाइज के बहुत ज़्यादा दबाव में? मसलन शरद पवार जी प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं। उनकी पार्टी ने खुलकर आज कह दिया कि 48 में से 24 सीटें हमें दी जाएं, और शरद पवार जी को उनकी पार्टी प्रधानमंत्री देखना चाहती है। कैसे संभव होगा? देखिए, गठबंधन किसी भी पार्टी, किसी भी राजनीतिक सिस्टम में एक नेसेसिटी होती है। किसी का मन नहीं होता, कोई उद्देश्य से नहीं चलता, बिकॉज सभी चाहते हैं कि अपने आप स्वतंत्र रूप से सरकार बनाए। लेकिन चूंकि एक मजबूरी है, उस मजबूरी में दोनों तरफों को एक दूसरे की ज़रूरत होती है। कुछ हद तक जो आजकल आप वक्तव्य देख रहे हैं, और ये वक्तव्य हमेशा हर वर्ष चुनाव के पहले कुछ बढ़ जाते हैं, ये एक प्रकार से आप समझ लीजिए बार्गेनिंग और पोस्चरिंग की भी सिचुएशंस होती हैं, क्योंकि अलग अलग पार्टियां अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग आंकड़े मांग रही होती हैं। मसलन बिहार में लालू यादव जी, रामविलास जी हैं। रामविलास जी मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, लेकिन ये एक स्वाभाविक एक डेवलपमेंट है कि जो कुछ सीट्स चाहते हैं वो सबसे ज़्यादा आंकड़ा मांगते हैं, और फिर वो अपने राजनीतिक सशक्तता पे, अपने एक पूरे अखिल भारतीय स्तर की एक छवि पे निर्भर करता है कि कितने आपको मिल सके। लेकिन एक बात पक्की है, 91 के बाद कोई नकार नहीं सकता कि इस देश में गठबंधन की राजनीति है। इसलिए जितनी ज़रूरत मेरे को आपकी है उतनी ही आपको मेरी है, इसलिए ताली से नहीं बच सकती। लेकिन फिर भी कांग्रेस ने एक तरह से झटका दिया अपने सहयोगियों को, ये कहके कि राज्य स्तर पर अलायंसेस होंगे, राष्ट्रीय स्तर पर नहीं। और वही बात आज एनसीपी कह रही थी अपने कन्वेंशन में कि कांग्रेस ने ये क्या कह दिया। देखिए, ये बात सही है कि जब तक कि कोई माकूल गठबंधन नहीं बन जाता चुनाव के पहले, तब तक उसकी घोषणा करना संभव नहीं है। लेकिन आपने देखा है कि हमने बातचीत की है, एक तो कई स्तरों पे बातचीत हमारी सपा से चल रही है। पश्चिम बंगाल में हम आशा करते हैं, विश्वास करते हैं कि तृणमूल के साथ कुछ होगा। तो ये कहना कि हम इसको सोच भी नहीं सकते या करेंगे नहीं राष्ट्रीय स्तर पर, गलत है। लेकिन जब तक कोई नहीं हो जाती माकूल गठबंधन, तब तक उसका घोषणा कैसे कर सकते हैं? दूसरा, जो बहुत सफल प्रादेशिक स्तर पे एक नहीं, दो नहीं, 2 बार पूरे हमने महाराष्ट्र जैसे प्रदेश में सरकार चलाई है, तो जाहिर है कि गठबंधन के विरुद्ध कांग्रेस बिल्कुल नहीं है, लेकिन वो टर्म्स वर्कआउट होनी पड़ती हैं। तो आपको लगता है ये टर्म्स वर्कआउट हो जाएंगे? और खासकर मैंने जैसे प्रधानमंत्री पद वाली बात कही, वो कहते हैं कि वो प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं, तो क्या कोई ऐसा मौका आ सकता है कांग्रेस पीछे से सपोर्ट करे और जो बाकी मैं समझता हूं अलायंस वाली पार्टीज हैं वो अपना एक प्रधानमंत्री चुने? मैं समझता हूं आप काफ़ी आगे जा रहे हैं। मैं ये भी नहीं समझता कि एनसीपी ने कोई ऐसा कहा है कि हम प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं। ये ज़रूर है कि हर व्यक्ति, हर पार्टी में एक आशा जगती है, लेकिन ये बातें चुनाव के बाद करने वाली होती हैं। और चुनाव के बाद हर पार्टी का क्या स्वरूप है, क्या आंकड़े हैं, क्या स्थिति है, उसके बाद ये बात निर्णित होती है। कांग्रेस का स्टैंड स्पष्ट है, बड़ा स्पष्ट है शुरुआत से। कांग्रेस अध्यक्ष ने बार बार कहा है कोई इस पोस्ट के लिए वैकेंसी है नहीं। हमारे प्रधानमंत्री इस वक्त डॉक्टर मनमोहन सिंह नहीं है, सिर्फ आगे के लिए भी हमने कहा है कि हमारे प्रधानमंत्री, यानी चुनाव प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी बनेंगे, ये कहकर लड़े जाएंगे? निश्चित रूप से प्रधानमंत्री हैं, और कांग्रेस अध्यक्ष ने जो कहा है वही बात दोहरानी पड़ेगी बस। कि वही मतलब अभी के हिसाब से वही है। अगर एनडीए बोलती है कि हमारी तरफ से लालकृष्ण आडवाणी, तो यूपीए कहेगी कि हमारी तरफ से डॉक्टर मनमोहन सिंह। यूपीए ने कहा नहीं है ऐसा, क्योंकि हम समझते नहीं कि आवश्यकता है ऐसी बात कहने का। उनके यहाँ तो ये कहना आवश्यक इसलिए है क्योंकि 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 नहीं, लगभग 5 ऐसे प्रत्याशी हैं। और ये आवश्यक भी था कि श्री आडवाणी अपना कैंडिडेचर बहुत जल्द ही डिक्लेयर कर दें, जिससे कि उनके नीचे से ज़मीन न खिसक जाए। हमारे यहाँ ऐसी कोई असुरक्षा या इनसिक्योरिटी नहीं है,
तो मैं नहीं समझता कि हमको ये बार बार दावा करने की आवश्यकता है। लेकिन फिर भी मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री हैं और आगे भी रहेंगे, यानी सरकार अगर आगे जो बनती कांग्रेस है, अध्यक्ष तो वही कंटिन्यू जो कांग्रेस अध्यक्ष ने बार बार कहा है, मैं उसी बात को दोहरा सकता हूँ। यानी उन्होंने ये कहा है जी, यानी चुनाव के बाद भी मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री रहेंगे। जी। अगर गठबंधन की बात की जाए और तीसरे फ्रंट की बात की जाए, तो बार बार ये दबाव डाल रही हैं, इस तरह की पोस्चरिंग कर रही हैं कि हमने कांग्रेस को 5 साल दे दिए, अब ज़रूरत पड़े तो कांग्रेस सेक्युलर पार्टीज को सपोर्ट करके एक फ्रंट का प्रधानमंत्री बनाए। अगर ऐसी नौबत आती है तो कांग्रेस का स्टैंड क्या होगा, क्योंकि कांग्रेस तो सबसे बड़ी पार्टी होगी ही उन दलों के बीच। देखिए, ये अटकल होती है इस वक्त, और इस वक्त मैं समझता हूँ इस प्रकार की अटकल या स्पेकुलेशन करना बिल्कुल व्यर्थ है। एक स्वाभाविक सिद्धांत रहा है शुरुआत से, जो पार्टी सबसे बड़ी होती है गठबंधन में, एक स्वाभाविक होता है कि उसी का व्यक्ति प्रधानमंत्री बनता है। इसमें कोई अपवाद रहा नहीं है। पिछली बार बड़े आराम से ये बात हो गई थी। तो मैं समझता हूँ आगे ये समझना कि सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस होगी और उसके बाद इस पर डिबेट होगा कि प्रधानमंत्री कौन बनेगा, ये गलत होगा। चलिए, आगे भी आपसे बातचीत होगी अभिषेक जी। बड़े सारे मुद्दे हैं, एक मुद्दा चुनाव आयोग का भी है, आप लीगल सेल और मानवाधिकार सेल के अध्यक्ष हैं कांग्रेस पार्टी के। क्या कहना है कांग्रेस का इस पूरी चुनाव आयोग के विवाद के बारे में, बस थोड़ी देर में। जो कहूंगा सच कहूंगा मैं, हमारे साथ हैं पार्टी के वरिष्ठ नेता अभिषेक मनु सिंघवी जी, कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता भी हैं। सिंघवी जी, ये जानना चाहूँगा कि ये जो आज राष्ट्रपति जी ने लिखा है कि मैं सरकार की सिफारिशें मानती हूँ और नवीन चावला को हटाने की जो मांग थी सरकार ने उसको नामंजूर कर दिया है, आपको नहीं लगता कि ये एक बड़ा संवैधानिक संकट पैदा करेगा? बिल्कुल नहीं। आज एक प्रकार से कुछ हुआ ही नहीं है। आज सिर्फ पुरानी बात को वापस उछाला जा रहा है बीजेपी द्वारा। शुरुआत से ये बड़ा स्पष्ट था। जो लोग संविधान के ज्ञाता हैं, जो लोग कानून को जानते हैं, शुरुआत से 2 बातें स्पष्ट थीं। संविधान में कहीं कोई ऐसा न तो प्रैक्टिस रहा है पहले, और न बीजेपी टाइम पे कभी हुआ ऐसा, न कोई ऐसा प्रावधान है कि अपने आप यूनिलैटरली मुख्य चुनाव आयुक्त एक सुझाव भेज दें, बिना मांगे, बिना कहे, बिना किसी मांग किए। दूसरा, कहीं ऐसा सिद्धांत नहीं है कि ऐसा सुझाव उनका बाध्य होगा। उल्टा सेशन का जो केस हुआ था उच्चतम न्यायालय में, इसका विपरीत कहता है। वो संवैधानिक प्रावधान कोई ऐसा नहीं कहता। तो इसके बाद एक व्यर्थ एक मुद्दा उठाना, मैं समझता हूँ जानबूझकर चुनाव के बिल्कुल पहले एक तो संवैधानिक संस्था पे आक्षेप डालना, और दूसरा अस्थिरता पैदा करने की कामना है बीजेपी की। और उस अस्थिरता पैदा करने के उद्देश्य चुनाव आयुक्त ने, आप बीजेपी के लिए क्यों कह रहे हैं? मुख्य चुनाव आयुक्त ने एक सुझाव भेजा। पिछले 2 महीने से आप बार बार देख रहे हैं कि इस मुद्दे का पॉलिटिसाइजेशन, इसको उछालना, इसको बार बार रेस करना सिर्फ बीजेपी ने किया है। निश्चित रूप से बीजेपी ने किया है, आज बीजेपी कर रही है, और बीजेपी के हाथ में खेल रहे हैं। मैं समझता हूं कि कई ऐसे एक कोइंसिडेंटल चीजें हुई हैं जो नहीं होनी चाहिए थी, जिससे मुख्य चुनाव आयुक्त ने अपने आप को एक ऐसी सिचुएशन में, चाहे अनायास ही, डाल दिया है कि उसका राजनीतिकरण हो गया है बीजेपी द्वारा। और विशेष रूप से ये बात है कि बीजेपी को शायद अभी से एक हार का आभास ही नहीं, भय है कि अस्थिरता वो चुनाव के पहले इस प्रकार से पैदा कर रही है, बल्कि इसके बनिस्बत उसको चुनाव में स्पष्ट रूप से सीधा खड़े होकर लड़ना चाहिए। क्या आप समझते हैं कि चुनाव का जो परिणाम है उसको कोई एक आदमी, गोपालस्वामी हो, नवीन चावला हो या कुरैशी हो, बदल सकते हैं? क्या आप समझते हैं कि मैं चुनाव आयुक्त हूं या आप चुनाव आयुक्त हो तो उससे रिजल्ट बदल जाएगा? लेकिन आपको नहीं लगता जब इतिहास में देखा जाएगा और सबसे बड़ी कंट्रोवर्सी आएगी एक संवैधानिक संस्था की, तो उसमें कहीं ना कहीं कांग्रेस के नाम पर ये आक्षेप आएगा कि इस कंट्रोवर्सी में कांग्रेस ने एक व्यक्ति विशेष का साथ दिया, नवीन चावला जी का साथ दिया? मैं तो इस मुद्दे को व्यक्ति विशेष के मुद्दे की तरफ देखता ही नहीं हूँ। आज एक चुनाव आयुक्त श्री चावला का नियुक्ति हुए हुए 4 वर्ष से ज़्यादा हो गए हैं। वो फंक्शन कर रहे हैं, चुनाव आयोग फंक्शन कर रहा है। ये मुद्दा क्यों रेस किया गया अचानक 1-3 महीने पहले? क्या चुनाव आयोग फंक्शन करने में असमर्थ रहा है अभी तक? और अगर आप कुछ कीचड़ उछाल कर जानबूझकर मुद्दा उठाओगे और उसका कंट्रोवर्सी बनाओगे, तो क्या आप समझ सकते हैं कि कांग्रेस उस कंट्रोवर्सी में आ जाती है? ये तो निश्चित रूप से बीजेपी का उद्देश्य है। वो जानबूझकर उसका कंट्रोवर्सी बना रही है, हम उसका उत्तर दे रहे हैं। हमने कंट्रोवर्सी कोई खड़ी नहीं की है। अच्छा, पुराने सवाल पर फिर जाना चाहूँगा, क्या नवीन चावला जी अब सीईसी बनेंगे अगले, क्योंकि वो सीनियर मोस्ट? ये तो आपको माननीय राष्ट्रपति से पूछना होगा, क्योंकि सरकार ही रिकमेंड करती है। सरकार करती है, लेकिन सरकार करने का एक प्रक्रिया होती है। मैं समझता हूं कि अभी तक जो शुरुआत से एक स्थापित प्रक्रिया रही है
कि सीनियर मोस्ट चुनाव आयुक्त मुख्य चुनाव आयुक्त बनता है। ये बात बीजेपी ने की थी, ये बात पुरानी सरकारों ने की थी, तो उसके लिए एक अपवाद एक व्यक्ति विशेष के लिए खड़ा करना गलत होगा, व्यर्थ होगा। यानी नवीन चावला जी को मतलब प्रक्रिया के तौर पर और मान्यता के तौर पर बनना चाहिए। मैं नहीं समझता कि संवैधानिक प्रैक्टिस में और संवैधानिक सिद्धांत के अनुसार कोई भी ऐसी चीज़ है जिसमें कि ऐसा अपवाद किया जाए, यानी उनको न बनने दिया जाए। सिंघवी साहब, एक और कानूनी जानकार होने के चलते आपसे सवाल पूछना चाहूँगा। संजय दत्त जो कि आर्म्स एक्ट में दोषी पाए गए हैं, चुनाव लड़ रहे हैं, टाडा कोर्ट ने उनको सज़ा सुनाई है, आपको लगता है उनको चुनाव लड़ने के लिए पहले कोर्ट से परमिशन लेनी पड़ेगी या फिर रिटर्निंग ऑफिसर ही कर सकता है कांग्रेस पार्टी का? ऐसे लोगों पर क्या स्टैंड? देखिए, आपने एक कानूनी प्रश्न पूछा है, मैं इस पर राजनीतिक कोई उत्तर नहीं दे रहा हूँ, मैं उसके पूरे तथ्य नहीं जानता, लेकिन जहाँ तक मेरी समझ है उसके अनुसार ऐसे कोई भी केस में उस व्यक्ति को कोई न कोई याचिका द्वारा अनुमति लेनी आवश्यक होती है। नहीं तो जिस वक्त नामांकन पत्र फाइल किया जाएगा तो निश्चित रूप से मैं समझता हूँ कानून के आधार पर वो निरस्त किया जाता है। लेकिन ये संभव है कि कोई कोर्ट कचहरी किसी उपयुक्त प्रोसीडिंग में उनको अनुमति दे दे, ये भी संभव है कि न दे, ये कानूनी कार्रवाई होती है। कुछ केसेस में ये दी गई है, लेकिन वो केस क्या श्री दत्त के केस के समान है या नहीं है, ये कोर्ट को देखना होगा। मैं उदाहरण दूं आपको, नवजोत सिद्धू का उदाहरण। नवजोत सिद्धू का उदाहरण एक भिन्न इसलिए कहा जा सकता है, मैं सिर्फ कानूनी उत्तर दे रहा हूँ मैं, न मेरे को नवजोत सिद्धू से कोई मतलब है न दत्त से कोई मतलब है, जहाँ तक निजी या राजनीतिक मुद्दे का सवाल है। श्री नवजोत सिद्धू एक सिटिंग एमपी थे और एक प्रावधान है हमारे कानून में सेक्शन 8, जिसके अंदर अगर कोई सिटिंग एमपी डिस्क्वालीफाई होता है तो वो सिर्फ अगर अपील फाइल कर दे तो उसका डिस्क्वालिफिकेशन अपने आप निरस्त हो जाता है आंतरिक रूप से। तो इस बार सिद्धू ने ये प्रावधान होने के बावजूद अपील नहीं की और इस्तीफा देके वापस खड़ा हुआ। उस कारण से उच्चतम न्यायालय ने अपने आदेश में नोट किया है और उनको एक रिलीफ दी गई। क्या वही रिलीफ उच्चतम न्यायालय दत्त साहब को देती है कि नहीं देती है, ये इस पर निर्भर होगा पहले दत्त साहब इस पर कोई याचिका फाइल करते हैं कि नहीं, और उसके बाद क्या उनके तथ्यों को समान माना जाता है कि नहीं, क्योंकि जाहिर है कि कई सारे तथ्य समान नहीं हैं। जी बिल्कुल, आपने कहा कई सारे तथ्य समान नहीं है, लेकिन हम अब एक अलग मुद्दे की तरफ जाएंगे। वो मुद्दा है कांग्रेस की चुनावी रणनीति का। बात करेंगे कांग्रेस के वॉर रूम की थोड़ी देर में। जो कहूंगा सच कहूंगा में हमारे साथ हैं अभिषेक मनु सिंघवी जी। सिंघवी जी, आपके पुराने बयान की तरफ ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। आपने एक दिन जॉर्ज बुश को भारत रत्न देने की मांग कर दी थी। आपको नहीं लगता कि वो आपकी तरफ से एक गुगली थी, या ये कहें कि हिट विकेट था आपके लिए, एक गलत बयान था? जिस वक्त मैंने एक फिक्की के सेमिनार में स्पीच दी थी, उसके आधे घंटे बाद वहाँ से निकलते हुए उसी वक्त मैंने स्पष्टीकरण आपके मीडिया चैनल्स को उसी दिन उसी वक्त उसी होटल में दे दिया था, और उसी शाम एक कोइंसिडेंस की बात है कि मैं ब्रीफिंग भी ले रहा था, मैंने उस दिन पार्लियामेंट में भी दे दिया था। मैंने ऐसी कोई बात नहीं कही, वो एकदम संदर्भ के बाहर कोट किया गया डिस्टॉर्टेड वर्जन है। मैं एक स्पीच दे रहा था जिसमें ओबामा और बुश की तुलनात्मक एक व्याख्या की जा रही थी। मैंने बुश को उल्टा उसी स्पीच में कई बार निंदा की उनके विदेश नीति पे, इराक पे, लेकिन फिर मैंने कहा कि ओबामा और बुश में अगर तुलनात्मक की जाए तो ये देखा गया है कि ऐतिहासिक रूप से जो डेमोक्रेटिक राष्ट्रपति होते हैं उनका कई बार भारत की तरफ रुख थोड़ा विरुद्ध होता है, और इसलिए चूंकि सिर्फ 1-2-3 में और 2-3 ऐसी और नीतियों में सिर्फ भारत यूएसए के संदर्भ में बुश ने भारत के लिए बहुत किया है, इसलिए मैं उनको बधाई देता हूं। इसके बाद मैंने मजाकिया तौर पे, जिसमें तालियां बजी, हंसी हुई, मजाक हुई, उसको पूरा मजाक माना गया, मैंने कहा कि उनको इसकी उपाधि भी दी जा सकती है, इतना काम किया है। इसका मतलब बिल्कुल ये नहीं था कि मैं उनका रिकमेंडेशन दे रहा हूं, सुझाव दे रहा हूं, या उनको प्रत्याशी बना रहा हूं किसी तरह से। आपने उनको भारत रत्न देने की मांग नहीं की। मैंने जिस संदर्भ में वो शब्द का इस्तेमाल किया मैंने आपको बता दिया है, लेकिन अब मुझे रेट्रोस्पेक्ट पे लगता है कि वो मजाक भी शायद मुझे नहीं करनी चाहिए थी। आपको लगता है? हाँ। चलिए अभिषेक जी, अगर वॉर रूम की बात की जाए तो क्या तैयारी है इस बार? क्या किस तरह से कांग्रेस? नहीं, ये तो आपका एक ट्रिक क्वेश्चन है जी। ये वैसा क्वेश्चन ऐसा होता है कि हैव यू स्टॉप बीटिंग योर वाइफ, तो मैं इसका जवाब नहीं दे सकता, इसलिए क्योंकि पहली बात तो वॉर रूम जैसी कोई चीज़ है नहीं हमारे पास। नंबर 2, हर पार्टी का और कांग्रेस पार्टी का भी हमेशा एक अधिकार क्षेत्र होता है कि वो अपनी रणनीति बनाए और उसको एक एफिशिएंसी के लिए, ज़्यादा फुर्ती से काम करने के लिए उसको कार्यान्वित करे एक स्मॉल ग्रुप में, एक जगह से। तो ऐसी जगह हर पार्टियों में होती है, कोई नई बात नहीं है, कोई घबराने वाली बात नहीं है, कोई विचित्र बात नहीं है।
जाहिर है कि उस पर अलग अलग लोग अलग अलग कार्यों में इन्वॉल्व होते हैं, लेकिन इससे ज़्यादा ख़ास तौर से प्रेस में इस बात का विवरण करना बिल्कुल सही नहीं होगा। मैं समझता हूँ कि ये आपने बार बार पहले चुनावों में अलग अलग इसके विविध एक विद्यमान देखे हैं और आप देखेंगे उसको इस बार भी। चलिए अभिषेक जी, जाते जाते कांग्रेस का नारा क्या होगा? पिछली बार था कांग्रेस का हाथ आम आदमी के साथ। अब आप देखिए, इसको हम ऐसे इसको धीरे धीरे हम आपके सामने रखेंगे, ऐसे मैं इसको रिवील नहीं कर सकता, लेकिन आप ये मान के चलें कि हमारा नारा बहुत सशक्त होगा, बहुत इमेजिनेटिव होगा और एकदम बुलंदी से सबको साथ ले लेगा। लेकिन हम सिर्फ नारा और उसके पीछे खोखलापन, इस पर विश्वास नहीं करते। एक आखिरी सवाल, अगर आपके कैंपेन का मेन फोकस, मेन एजेंडा क्या होगा? मेन एजेंडा होगा पिछले 5 वर्षों की सुशासन, गुड गवर्नेंस, और उसमें हम ये पूरी श्रृंखला पढ़ेंगे आपको। सुशासन और गुड गवर्नेंस। नहीं, सुशासन किसी का शब्द नहीं हो सकता, किसी की मोनोपोली नहीं हो सकती। उसके पीछे आपको ये पूरी, आपको जो 20 हमारे प्रोग्राम्स हैं वो बताने पड़ेंगे। एक नंबर 2, राष्ट्रीय सुरक्षा पे जिस प्रकार से 26/11 के बाद हमने ठोस कदम उठाए हैं, ये हमारा एक प्लान होगा। नंबर 3, इस देश को स्थिरता दी है। नंबर 4, जो एक पूरा फलसफा है सबको साथ लेके आगे बढ़ने का, विभाजन करने का नहीं, तोड़ने का नहीं। और सबसे अहम मैं समझता हूं कि वो आडंबर और हिपोक्रेसी नहीं जो आप बार बार बीजेपी में देखते हैं। चलिए, आप चुनाव लड़ेंगे? आजकल बड़ा चल रहा है कि ये निर्णय तो और लोग करेंगे, देखते हैं। पार्टी करेगी। आपकी व्यक्तिगत इच्छा क्या है? मैं तो तैयार हूं, अगर कोई भी ऐसा आदेश हुआ तो बिल्कुल तैयार हूं। अभिषेक जी, हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं और आपने हमसे बात की, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो जो कहूँगा सच कहूँगा मैं, इस हफ्ते अभिषेक जी के साथ हमारी थी खास मुलाकात। अगले हफ्ते एक और शख्सियत से मिलाएंगे हम आपको। तब तक के लिए देखते रहिए स्टार न्यूज़।